मुंशी प्रेमचंद की कहानी बलिदान। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उनके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हुए हैं उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हलके के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है वह गांव का मुखिया हो गया है। उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है और इसी प्रकार हरखचंद्र कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए, वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब एक प्रकार की गंभीरता और बातचीत में अब एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है और केवल 2 बैल, 1 हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपसी कलह में उसकी सम्मति अब भी समाज की दृष्टि से देखी जाती है, सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात करता है बेलाग कहता है। गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। बीमार जरूर पड़ता है। कुमार मास में मलेरिया से कभी नहीं बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह दवा खाए बिना ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष की कार्तिक में भी बीमार पड़ा था और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसकी कोई परवाह नहीं की। परंतु अब की ज्वर मौत की परवाना लेकर चढ़ा था। 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से नहीं उठा। उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सिंके पिलाता, कभी गुर्ज का शत, कभी गदा पूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने आया। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवाई खाए अच्छे नहीं होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन से भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दिन ने आकर कहा, 2-4 दिन की दवाई ले लो, तुम्हारी जवानी की देह थोड़ी ही है, अब बिना दवा दर्पण के अच्छे नहीं होगे। हरखू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देखने आना एक बात है, दवा लेकर आना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है और दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दीन ने, न किसी तीसरे ने। हरखू दलान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नज़र बचा कर निकल लेता। या तो उसे सूझता ही नहीं कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के नाम पर दाम की बात नहीं की। दवा न आएगी, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका सब बड़ी धूमधाम से निकाला। क्रियाक्रम बड़े हौसले से किया। गांव के कई ब्राह्मणों को निमंत्रण भी दिया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर न गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भांग की नालियां बही।
कुछ लोग मन में हरखू सिंह को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज कोई नहीं था जो शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसियों के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरखू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पान से लदी हुई मेर बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा हुआ होती थीं। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावा होने लगे। गिरधारी तो नित्य क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मन चले किसान लाला ओंकार नाथ को चैन ना लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशगी देने पर तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था, लेकिन ओंकार नाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है। अगर वह दूसरों से कम नजराना दे तो खेती उसी को देना चाहिए। अब गिरधारी क्रियाक्रम से निवृत्त हो चुका था। चैत्र का महीना भी समाप्त होने आया। अब जमींदार साहब ने गिरधारी को बुलाया और पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोक कर कहा, उन्हीं खेतों का आसरा है, जोतूंगा, नहीं तो क्या करूंगा। ओंकार ने कहा, नहीं, जरूर जोतो, तुम्हारे खेत हैं, मैं तुम्हें छोड़ने क्यों नहीं कहता हूँ। हरखू ने उसे 20 साल जोता, तुम्हारा उस पर हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे पे जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं, और नजराने के 100 रुपये अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने कहा, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों के भी ठिकाने नहीं हैं, इतने रुपये कहाँ से लाऊंगा। जो कुछ जथा था दादा के काम में उठ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से अच्छी खेती नहीं हुई। रुपये कहाँ से लाऊं? ओंकार नाथ, सच है, यह बात सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी ने कहा, नहीं सरकार, ऐसा नहीं कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बधिया बेच कर 50 रुपया कर सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। ओंकार नाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होंगे कि हम ये रुपये लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं का चंदा, कहीं वही नाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपये डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानूनगो आ गया, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब लश्कर आ गए। सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर मैं ना करूं तो नक्कू बनूं, सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इसी रसक खुराक में मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आवे? बस यही जो चाहता है कि छोड़ कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि 1 रुपया सता कर ले और दूसरे को रो रो कर दे। 1 से रुपया सता कर ले और दूसरों को रो रो कर दे, यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम रियायत पर भी खुश नहीं होते हो, तो हरि की इच्छा। नजराने में 1 पैसा रियायत नहीं होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर दाखिल करोगे तो खेत जोत पाओगे, नहीं तो नहीं जोत पाओगे। कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा।
गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपये प्रबंध करके उसके काबू के बाहर 100 रुपये प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर 2 बैलों बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा, घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है। फिर बाप दादा का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपये या 30 रुपये से अधिक नहीं मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है। अभी बनिए के 50 रुपये सिर चढ़े हैं, वह 1 पैसा भी ना देगा। घर में गहने भी तो नहीं हैं। नहीं, उन्हें बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर में पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत नहीं आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इस चिंता में पड़े हुए रहते थे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा नहीं लगता था। रात को नींद नहीं आती थी। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती थी। हाय, वही भूमि जिसे हमने बरसों जोता, जिससे खाद से पाटा, जिसमें मेरे रखी, जिसकी मेरे बनाई, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। एक एक परमाणु उसके पसीनों से तर हो गया था। उनके नाम उसकी जिह्वा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई 24 का, कोई 22 का, कोई नाले वाला, कोई तलैया वाला। इन नामों का स्मरण होते ही खेतों का चित्र उनके आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह से करते थे कि मानो वह सजीव हों, मानो भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की मिठाइयाँ, सारे हलवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इनके बिना वह जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था, और वो भी हाथ से निकल जाए तो घबरा कर वह घर से निकल जाता। घंटों उन्हीं खेतों के में बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा है। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपये का कोई बंदोबस्त नहीं कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दिन ने 100 रुपये नजराने देकर 10 रुपये बीघे खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद उसने अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था कि मानो हर को आज ही मरा है। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री नहीं थी। उसने क्रोध से भरी हुई कालिका दिन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेरा। कल की बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है, अपना और उसका लोहू एक कर दूं। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया। सब तो हैं आपस में, यह चढ़ा ऊपरी नहीं करना चाहिए। नारायण ने धन दिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुमांगी ने समझा, मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी की लहरें पैदा करती हैं, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती हैं। शुभांगी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखे रोती और कालिका दिन की स्त्री से छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा हाल क्या होगा, अब जीवन कैसे कटेगा। ये लड़की किसके द्वार पे जाएंगे। मजदूरी का विचार आते ही हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम की चाकरी की शरण लेने में वह मर जाना अच्छा समझता था। अब वह गृहस्थ था। उसका गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। अब उसके घर पे उसके घर में धन न था पर मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब वह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर जावेगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच बोलने का हक नहीं रहा।
अब उसे पेट के लिए दूसरे की गुलामी करनी पड़ेगी। अब रात पहर कौन बैलों को नाद में लगावेगा। वह दिन अब कहाँ जब गीत गा गा कर हल चलाता था, चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता था, पर जरा भी थकावट न आती थी। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला नहीं समाता था। खेत में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कौन लावेगा। अब पत्ते कहाँ, अब खत्ते कहाँ, अब बखार कहाँ। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के दो चार सज्जन कालिका दिन से जलते थे। कभी कभी गिरधारी से तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे खुलकर भी नहीं बोल पाते थे। उसे मालूम होता था कि सबकी नज़र में मैं गिर गया हूँ। कोई समझाता था कि तुमने क्रियाक्रम में व्यर्थ रुपये उड़ा दिए, तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा सा भी नहीं पछताता। मेरे भाग में जो लिखा है होगा, परदादा के ऋण से उऋण हो गया हूँ। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसाता। इस प्रकार 3 मास बीत गए। आषाढ़ पहुंचा, आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता, अपने हलों को निकाल निकाल कर देखता। उसकी मुठियाँ टूट गई, इसकी फाल ढीली हो गई, जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते एक क्षण में अपने आप को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, गलानी से उसका सिर झुक गया, आंखें भर और चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता, कोई जमींदार के चौपाल में धान के बीज के लिए आता था। कहीं सलाह होती थी किस खेत में क्या बोना है, कहीं चर्चा होती थी पानी बरस गया, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए। इधर उधर की बातें की, बोला, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई ग्राहक आवे तो निकाल दो। मंगल सिंह ने कहा, ग्राहक तो हम ही को दे दो। गिरधारी ने अभी कुछ उत्तर नहीं दे पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधर, तुम्हें रुपये देने हैं कि नहीं, वैसे कहो। 3 महीने से हिला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठे रहें। गिरधारी ने दीनता से कहा, साह जी, जैसे इतने दिनों माने हो, आज मान जाओ, कल तुम्हारी 1-1 कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारों से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम ही ले लो, घर के ही रह जाएं, कभी आँख से देख लिया करूँगा। मंगल जो है उसने कहा, मुझे ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपये देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न करते। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपये का जुरू 60 रुपये में ठीक कर लिया। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था, आज यह आशा कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपये गिन रहा था और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, यह मेरे खेतों कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी काटता था, जिनकी खली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी, जिनके लिए सदा
घर सदा जिनके लिए सारा घर दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था। मेरी आशा की दो आंखें, मेरे इरादे के दो तारे, मेरे अच्छे दिनों के दो चिन्ह, मेरे दो हाथ मुझसे अब विदा हो रहे हैं। मंगल ने रुपये गिनकर रख दिए, दोनों बैलों कर ले चले। तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया, जैसे कन्या मायके से विदा होते हुए माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती है। उसी तरह गिरधारी इन बैलों को नहीं छोड़ता था। शुभांगी भी दलान में खड़ी रो रही थी। छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भर कर ले गई तो वह चारपाई पर नहीं था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ आया वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिराहने रख दिया। बैठी द्वार की ओर ताक रही थी। सहसा उसके पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई, इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोली, घर आओ, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ नहीं उत्तर दिया। वो पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने खेत पहुंचे। कुछ अंधेरा था, बैलों को हल में लगा रहे थे कि एकाएक उन्होंने देखा गिरधारी खेत के मेड़ पर खड़ा है और वही मजई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दिन ने कहा, अरे गिरधारी, मरते आदमी, तुम यहाँ खड़े हो? तुम्हारी बेचारी सुभागी को हैरानी हो रही है। कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन ने चीख मारी और हल बैल छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार के कल्पनाएं करने लगे। कालिका दिन को गिरधारी वाले खेत में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके थे। उसका बड़ा लड़का एक ईंट की भट्ठी में काम करता है, 20 रुपये महीने घर आता था। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है, जो के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में अब उसका आदर नहीं है। वह अब मजूरा है। सुभागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्तों की भांति दुबकती फिरती है। अब वह पंचायत में नहीं बैठती है। अब वह मजूर की माँ है। कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है। कभी कभी रात को उधर ही उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से नहीं बोलता है, नहीं छेड़ता है। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकार नाथ बहुत चाहते हैं कि खेत उठ जाएं, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेने से डरते हैं।